साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो हिंदी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। TGT PGT हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज दी हुई है, कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। आपकी परीक्षा के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद उन प्रश्नों को हल करिएगा, देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और साहित्य का एक बहुत ही अभिन्न अंग, बहुत ही अभिन्न भाग, जो कि जिस भाग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर सभी परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक मॉडल पेपर के रूप में, और इन प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि इनके ऑप्शन क्या है। एक एक प्रश्न में कई प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ हासिल जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य है और साहित्य के इतिहास से आज के जो प्रश्न लिए गए हैं, तो उनमें हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। विकल्प आप ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज है, इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी है, तजकिए शुअरा हिंदी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। इनमें से जो भी विकल्प सही है, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है, सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा, और जो लिखा वो इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था। आपके सामने विकल्प है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी। यह इसका सही विकल्प है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है गारसादा तासी ने। इसको किसने लिखा है? गारसादा तासी ने। अब यह लिखा कब गया? यह लिखा गया है 1839। कब लिखा गया? 1839 और 1847 के बीच। इसका जो संपादन हुआ, जो प्रकाशन हुआ है, वो 1839 से 1847 के बीच में हुआ। अब जहां पर लिखा है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? सब लोगों ने नाम सुना होगा, शिव सिंह सेंगर। ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर है। फिर तजकिए शुअरा हिंदी, ये भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, तजकिए शुअरा हिंदी। इसको किसने लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन ने। इसको किसने लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। और फिर अगला है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इसको किसने लिखा है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। तो ये जो है विस्तृत रूप से इस प्रश्न के जो उत्तर थे एक विस्तृत रूप में हमारे सामने आ गए। अब इनमें से कोई भी प्रश्न अगर बन करके आता है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। शिव सिंह सरोज किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। इस्तवार ताला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी, गारसादा तासी ने लिखा। तजकिए शुअरा मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? अगला जो प्रश्न है, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी
साहित्य का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। अब यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं। एक है श्री ब्रजरत्न दास, किसने लिखा है। एक विकल्प आता है ब्रजरत्न दास, ये आता है ब्रजरत्न दास। दूसरा विकल्प क्या दिया है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका दूसरा विकल्प है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। तीसरा है श्री कृष्णलाल, तीसरा है श्री कृष्ण लाल। और चौथा विकल्प दिया है दयानंद, दयानंद श्रीवास्तव। ये चार विकल्प तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। अब इन चार विकल्पों में से जो भी विकल्प सही हो उस सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ब्रजरत्न दास ने लिखा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, श्री कृष्ण लाल ने लिखा, या फिर दयानंद श्रीवास्तव ने लिखा। तो इसका जो सही विकल्प है वो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही विकल्प क्या है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। और इसको दो भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा है, दो भागों में लिखा है। और इसका जो पहला भाग है वो है 1965 में। पहला भाग कब हुआ, 1965 में। और इसका जो दूसरा भाग है तो इसका दूसरा भाग और पहला भाग ये दोनों 1965 में ही लिखे गए हैं। ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। अगर ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य खड़ी बोली साहित्य का इतिहास किसने लिखा, हिंदी खड़ी बोली साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो वो लिखा है ब्रजरत्न दास ने। खड़ी बोली साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो किसने लिखा है, ब्रजरत्न दास ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया। अभी इससे पहले देखा था कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा या सर्वप्रथम इतिहास कौन सा है। इनमें थोड़ा सा भ्रामक स्थिति है, तो ध्यान रखना है। यह प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया। ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर ने किया, महेश्वर दत्त शुक्ल ने किया, मौलवी करीमुद्दीन ने किया, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है वो काल विभाजन किया है जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ए ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान। तो ये जो काल विभाजन किया गया है इसमें सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन किया है। और वहां पर जो काल विभाजन किया है उसी काल विभाजन में आदिकाल, चरणकाल,
सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, फिर आगे अनेक प्रकार से अनेक लेखकों ने अपने हिसाब से उसका नामकरण किया है। लेकिन जो काल विभाजन की बात आती है तो सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किसने किया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसी तरीके के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में आप हल करिएगा, देखिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के क्विज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, एक लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात आप अपना नाम डाल करके अपना नाम भरेंगे, वो लिंक खुल जाएगी। लिंक खुलने के पश्चात आपको नाम डालना होगा और फिर आप उस पर टिक करते जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। जो आप सही करेंगे, आपके बाद करने के बाद आपका स्कोर भी आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यानी जो हिंदी साहित्य का आदि काल है, हिंदी साहित्य के आदि काल को, हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? यानी किसी ने उसको कहा कि ये आदिकाल है, किसी ने कहा कि ये प्रारंभिक काल है, किसी ने कहा आरंभिक काल है, किसी ने कहा ये चारण काल है, किसी ने कहा बीजवपन काल है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर रमाशंकर शुक्ल ने कहा, रमाशंकर शुक्ल ने कहा। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। या फिर शिव प्रसाद सिंह ने कहा, शिव प्रसाद सिंह, या फिर राहुल सांकृत्यायन, राहुल या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रमाशंकर शुक्ल ने कहा, शिव प्रसाद सिंह ने कहा, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इसका जो नामकरण किया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, तो इसका जो सही विकल्प है वो सही विकल्प क्या है आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन। किसने नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। इसका जो सबसे पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने आदिकाल को कहा है कि ये कौन सा काल है? ये है वीरगाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि ये कौन सा काल है? ये है वीरगाथा काल। रमाशंकर शुक्ल, इनका उपनाम है रसाल। इनका उपनाम क्या है?
रसाल, रमाशंकर शुक्ल या फिर इनका उपनाम है रसाल। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आदिकाल में किसी का नामकरण नहीं किया है, बल्कि इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। बल्कि इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कौन सा काल कहा है, कलाकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कौन सा काल कहा है, कलाकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, स्वयंभू की कृति है, स्वयंभू की कृति है। स्वयंभू की कृति है, यानी स्वयंभू की रचना है। अब 4 रचनाएं दी गई हैं, पद्म पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा और पौंचर्यु। और कौन सी है, पौंचर्यु। अब यहां पर देखते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। स्वयंभू की कृति है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा और पौंचर्यु। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आप नोट कर लीजिए। इनका जो सही ऑप्शन है वो है पौंचर्यु, यानी स्वयंभू की जो रचना है कौन सी है, पौंचर्यु है। और पाहुड़ दोहा किसने लिखा है, इसको लिखा है मुनिराम सिंह ने। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है, मुनिराम सिंह ने लिखा है। और महापुराण किसने लिखा है, इसको लिखा है पुष्यदंत ने लिखा है। और पद्म पुराण लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। पद्म पुराण किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। तो इस प्रकार से इन 4 रचनाओं के रचनाकार आपको पता हो गए। अगला प्रश्न है कि कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। अगला हमारा प्रश्न है कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। अब इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, विद्यापति, रामानंद, विद्यापति, रामानंद, सूरदास, विद्यापति, रामानंद, सूरदास और विष्णुदास। विष्णुदास। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ये रचना है कि कीर्ति पताका की रचना किसने की, या कीर्ति पताका के रचना के रचनाकार कौन है। विकल्प तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सभी विकल्प लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, विद्यापति।
कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति की एक रचना और है जिसका नाम है कीर्ति लता। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये विद्यापति की रचनाएं हैं और इसके अतिरिक्त अन्य भी इनकी रचनाएं हैं। विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अगर ये प्रश्न बन करके आ जाए कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है आज की श्रृंखला का। देखिए, इसमें प्रश्न तो कम हो सकते हैं, प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह मानकर चलिए कि एक एक प्रश्न में कई प्रश्न शामिल हो रहे हैं, यानी इसमें एक ही नहीं बल्कि कई प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। अब बताना, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चंदवरदाई पहला विकल्प है, चंदवरदाई। दूसरा विकल्प है इसका जगनिक। दूसरा विकल्प क्या है? जगनिक है। फिर है इसका तीसरा विकल्प है नरपतिनाल। और चौथा विकल्प है स्वयंभू। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इन 4 विकल्पों में से देख लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अब जिन्होंने आदिकाल को विस्तृत पढ़ रखा है, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, विस्तृत प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, इसमें से तुम्हारा एक नहीं बल्कि कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। केवल एक ही प्रश्न नहीं बल्कि कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। हमने अभी कहा कि प्रश्नों की संख्या भले ही कम हो सकती है, प्रश्नों की संख्या जो है वो कम हो सकती है, लेकिन एक एक प्रश्न के अंतर्गत आपके 4-4, 5-5 प्रश्न हो सकते हैं कि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे, अगर आपने सही से तैयारी किया है तो। क्योंकि एक बार पढ़ेंगे, आप नोट करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। बीसल देव रासो के रचनाकार है। चंदवरदाई है? नहीं। जगनिक है? नहीं। फिर कौन है? स्वयंभू है? नहीं। तो फिर नरपतनाल। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतनाल। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतनाल है। अब अगर हम बात करें कि चंदवरदाई ने क्या लिखा है, तो चंदवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। चंदवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। अब जगनिक की बात करते हैं, जगनिक ने क्या लिखा है? जगनिक ने लिखा है आल्हाखंड। जगनिक ने क्या लिखा है? आल्हाखंड, जिसको हम कहते हैं परमाल रासो। जिसको क्या बोलते हैं? परमाल रासो, जो बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है आल्हाखंड। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जगनिक। फिर स्वयंभू ने क्या लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है पाउनचरी। स्वयंभू ने क्या लिखा है? पाउनचरी। ये हो गए इन चारों विकल्प के आंसर। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? नरपतनाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। अब सब लोगों ने नाम सुना होगा अष्टछाप। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी?
कमेंट करके बताना है। अष्टछाप के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है इसका कृष्णदास। पहला विकल्प क्या है? कृष्णदास। दूसरा विकल्प है चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास। फिर छीत स्वामी, और फिर गोविंददास। आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। कृष्णदास है, हाँ सही है। चतुर्भुजदास हैं, बिल्कुल है, अष्टछाप के कवि हैं। छीत स्वामी हैं, बिल्कुल है, ये भी है। गोविंददास नहीं। प्रश्न यही कह रहा है कि अष्टछाप, यहां पर छूट गया, देख लीजिए, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि जो नहीं है उनमें 3 विकल्प सही है और 1 विकल्प जो है वो सही नहीं है। जो सही विकल्प नहीं है वो कौन सा है? वो गोविंददास है। गोविंददास अष्टछाप के कवियों में नहीं है। अभी हमने कहा कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, किसने की, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अष्टछाप में 8 कवि थे। अष्टछाप में कितने कवि थे? अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें से 4 कवि गोस्वामी विठलनाथ जी के थे और 4 कवि उनके पिता प्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो इनके जो नाम हैं, अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। अब इसके जो 8 कवि हैं, जिन कवियों को मिला करके एक समूह बनाया गया कि ये अष्टछाप कवियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अष्टछाप कवियों के नाम से मशहूर हैं। तो उनमें आते हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नंद। लेकिन उसमें से कहीं गोविंद दास का नाम नहीं आया। गोविंद स्वामी का नाम तो आया है, लेकिन गोविंद दास का नाम नहीं आया। इसलिए यह विकल्प जो है नहीं है, बाकी 3 विकल्प सही है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अष्टछाप के कितने कवि हैं, इसकी स्थापना कब हुई है और इसकी स्थापना किसने की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है, या माधवानल काम कंदला की रचना किसने की है? माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? अब यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में बोधा, आलम, ठाकुर, बोधा, आलम, ठाकुर और गंग, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प सही है उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये विकल्प अभी आपकी क्विज में काम करेंगे। अभी हमने कहा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है और उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे। आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा है
तो निश्चित रूप से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, आप पूरे 100% प्रश्न कर लेंगे। तो उन प्रश्नों को करिएगा, हल करिएगा, जिससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो मजबूत बनेगी, प्रश्न याद रहेंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, ये लग रहा कि नहीं हमारे लिए कुछ लाभकारी है, तो इसको अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। और यदि नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपसे भाई क्या कहना। तो आगे देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि माधवानंद कामकंदला किसकी रचना है? बोधा, आलम, ठाकुर, दंग। अब आप इसमें से जो सही विकल्प है उस सही विकल्प का चयन कर लीजिए। बोधा है? नहीं। बोधा है? नहीं। आलम है? इन्हीं को हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये कौन है? आलम की ही रचना है। किसकी रचना है? आलम की रचना है, यानी गंग की रचना नहीं है, ठाकुर की रचना नहीं है, बोधा की रचना नहीं है, तो फिर आलम की रचना है। आलम ने ही लिखा है माधवानंद कामकंदला। इसके अतिरिक्त आलम ने लिखा है आलमकेल, माधवानंद कामकंदला, सुदामा चरित्र, श्याम सनेही। ये रचनाएं जो हैं ये आलम की रचनाएं हैं। बिरह वारिस तथा इश्कनामा, बिरह वारिस तथा इश्कनामा, बिरह वारिस तथा इश्कनामा, वासे बोधा और वासे बिरह, बिरह वारिस तथा इश्कनामा। भाई इश्क करेंगे तो बिरह तो होना ही है, तो बिरह वारिस किसने किया? बोधा ने। ये बोधा की रचना हो गई। इसके बाद भी ठाकुर ने क्या किया? ठाकुर ठसक। ठाकुर ने कौन सी रचना की है? ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक और ठाकुर की तो कुछ काव्य कृतियां भी हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं जिनको कहा जाता है कवि गंग, जिनको क्या कहा जाता है? कवि गंग, यानी जिनके नाम के पहले ही कवि लगा दिया जाता है, तो कवि गंग। कवि गंग ने लिखा है गंग पदावली, गंगा पचीसी, गंग रत्नावली। ये सब कवि गंग की रचनाएं हैं। अब सब लोग जानते हैं कि कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? इसको कमेंट करके बताइए। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? अगला हमारा प्रश्न है, देव किस प्रकार के कवि हैं? अब किस प्रकार के कवि हैं? भाई कवि तो है ही, देव जो है वो कवि तो है ही, लेकिन किस प्रकार के कवि? क्योंकि कवियों में कुछ कवि हुए अलंकारवादी हुए, कुछ रसवादी हुए। तो यहां पर देव को बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अलंकारवादी कवि हैं, अलंकार अलंकारवादी। दूसरा ऑप्शन है इसका रीतिवादी। अगला ऑप्शन है तीसरा नंबर रसवादी। तीसरा नंबर है इसका रसवादी। और है चौथा ऑप्शन है वक्रोक्तिवादी। 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों को आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, रसवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं। इन प्रश्नों को ठीक से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए अलंकारवादी है नहीं, रीतिवादी रीतकाल के कवियों में तो आते ही हैं, और फिर इनके लिए जो महत्वपूर्ण विकल्प है, सही विकल्प है, वो है रसवादी। रीतिकाल के कवियों में जो देव हैं उनको रसवादी कवि के रूप में माना जाता है कि देव रसवादी कवि हैं। महाकवि देव, अब इनका जो नाम है, इनका मूल नाम है वो क्या है? देवदत्त।
देखिए इनका जो मूल नाम है, पूरा नाम है, वो क्या है? देवदत्त। लेकिन ये काव्य जगत में, साहित्य जगत में देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य देव रसवादी और रीतिवादी इन दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। हमने पहले ही कहा कि ये दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो मिलेंगे। उनके लिंक, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज करने की लिंक भी मिलेगी, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसके पहले की बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है स्टडी विथ अजय SDSST, जिसको किसी भी, चाहे क्रोम, गूगल, कहीं भी खोल करके आप देख सकते हैं। उस पर आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।